नमस्कार, चार का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, कौन किसके चक्रव्यूह में फंसा, इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे। चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात नवनीत राणा के चक्रकाल में फंसे संजय राउत की, जिनका अब वो हिसाब करने वाली हैं। फिर बात करेंगे विवेक अग्निहोत्री के चक्रव्यूह में फंसे शशि थरूर की, जिन्होंने कश्मीर फाइल्स का मजाक उड़ाया तो अग्निहोत्री ने उन्हीं की पोल खोल दी। चक्रव्यूह की तीसरी खबर में बात करेंगे पाखंड के चक्रकाल में फंसी मलाला यूसुफजई की, जिसने भारत में हिजाब का समर्थन किया और अब अफगानिस्तान में उसी का विरोध कर रही है। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे भ्रष्टाचार के चक्रव्यूह में फंसी श्रीलंकन सरकार की, जिसने देश को ऐसे हालातों में पहुंचा दिया कि वहां अब लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं चक्रव्यूह की और सबसे पहले बात महाराष्ट्र में धर्म की लड़ाई लड़ रही निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की, जो अब पूरी तरह से फॉर्म में आ गई है। ऐसा लग रहा है कि वो अब अत्याचार करने वालों के खिलाफ जमकर मोर्चा खोलने के मूड में है, क्योंकि एक के बाद एक नवनीत राणा उद्धव की गैंग को घेरने में जुट गई है। अब नवनीत ने उद्धव के बड़बोले नेता संजय राउत को पोपट बता दिया है। उन्होंने कहा है कि वो संजय राउत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगी। उन्हें एक नेता लगातार धमकी दे रहा है और गुंडों जैसी हरकत कर रहा है। नेता और गुंडा नवनीत राणा के मुताबिक संजय राउत ही है। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा विवाद के बाद उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से सेकुलरिज्म की टोपी पहन ली है, उसके बाद तो उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर उद्धव ने नवनीत पर राजद्रोह का केस लगाया और जेल में डाल दिया। लेकिन जेल से बाहर आते ही नवनीत ने उद्धव के साथ ऐसा खेल कर दिया कि अगाड़ी गैंग के पसीने ही छूट गए। पहले तो नवनीत अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही मीडिया के सामने आ गई, जबकि उन्हें जेल से रिहा ही इस शर्त पर किया गया था कि वो मीडिया से किसी तरह की कोई बातचीत नहीं करेंगी। इस पर उद्धव ठाकरे ने क्या किया, बस देखते ही रह गए। कोर्ट में अवमानना का केस लेकर गए, वहां से भी उल्टे पैर लौटना पड़ा। फिर नवनीत राणा दिल्ली तक पहुंच गई और उद्धव की ऐसी क्लास लगवाई कि मामले में सीबीआई जांच की ही मांग रखती। अब उद्धव ठाकरे से तो नवनीत ने चुनौती देकर हिसाब कर लिया है, लेकिन उद्धव के दम पर जो नेता इतना फूल रहे थे, उनका हिसाब करने की भी नवनीत ने पूरी तैयारी कर ली है। और अगर एक बार शाह का डंडा इस मामले में चल गया तो उद्धव ठाकरे और उनके नेता केवल महाराष्ट्र में थाली ही पीटते रह जाएंगे। महाराष्ट्र में तो नवनीत राणा चुन चुन कर हिसाब कर रही है, लेकिन विवेक अग्निहोत्री ने भी लिबरल गैंग को धो डाला है। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने बॉलीवुड में जमकर धमाल मचा दिया है, लेकिन इस फिल्म को लेकर दुनिया भर में काफी चर्चा हो रही है। फिल्म पर लिबरल गैंग का रोना यहां बंद नहीं हुआ है। अब खबर है कि सिंगापुर में इस फिल्म के दिखाने पर बैन लगाया जा रहा है, जिसे शेयर करते हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ट्वीट किया है और कहा है कि भारत की सत्ताधारी पार्टी ने जिस फिल्म को प्रमोट किया है, उसे सिंगापुर में बैन कर दिया जाएगा। अपने इस ट्वीट में थरूर ने इस खबर का लिंक भी शेयर किया, जिसके मुताबिक सिंगापुर में द कश्मीर फाइल्स को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इसका कारण फिल्म में दिखाई गई बर्बरता को माना जा रहा है, क्योंकि रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इसे सिटी और स्टेट की फिल्म गाइडलाइन से परे माना गया है। रिपोर्ट में अधिकारियों ने कहा है कि फिल्म में मुस्लिमों का उत्तेजक और एक तरफा चित्रण किया गया है। इसके साथ ही कश्मीर में चल रहे हिंदू मुस्लिम संघर्ष में हिंदुओं को सताया जाना भी एक तरफा है, जिसे वहां के नियमों के अनुसार नहीं माना जा रहा। शशि थरूर के ट्वीट पर फिल्म द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री फिर एक बार अपने ही अंदाज में सामने आए और उन्होंने शशि थरूर का मुंह बंद कर दिया और सिंगापुर के सेंसर को सबसे पिछड़ा हुआ बताया। इसके अलावा विवेक अग्निहोत्री ने एक काल्पनिक फिल्म द लीला होटल फाइल्स का नाम गढ़ते हुए भी थरूर पर निशाना साधा। ये वही होटल है जहां थरूर की पत्नी की लाश मिली थी। इसे लेकर विवेक अग्निहोत्री ने लिखा कि दी लीला होटल फाइल्स को भी बैन किया जाएगा, इसीलिए कृपया कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार का मजाक उड़ाना बंद करें। जनवरी 2014 में दिल्ली के होटल लीला पैलेस में शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई।
अपनी मौत से कुछ दिनों पहले सुनंदा ने आरोप लगाया था कि उनके पति थरूर के एक पाकिस्तानी पत्रकार के साथ संबंध है। इसके अलावा सुनंदा, जो कि एक बोल्ड लेडी मानी जाती थी, वो लगातार ये दावा करती रही थी कि कश्मीरी पंडितों पर उनके पति यानी शशि थरूर उनकी आवाज को दबाते हैं। हालांकि अपनी पत्नी की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर के खिलाफ पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने और उनके साथ क्रूरता से पेश आने का आरोप लगाया था। फिर 2021 में थरूर को इन आरोपों से बरी किया गया। अब शशि थरूर की इस हरकत के बाद विवेक अग्निहोत्री ने बाकायदा ट्वीट कर स्क्रीनशॉट साझा किए हैं, जिसमें इस बात का खुलासा भी किया गया है कि शशि थरूर की पत्नी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने खुद अपने पति पर आरोप लगाया था कि जब कश्मीरी पंडितों के पक्ष में सुनंदा पुष्कर ने आवाज उठानी चाहिए थी, तब शशि थरूर ने उनका मुंह बंद कर दिया था और कहा था कि वो इस मामले में कुछ भी नहीं बोलेंगी। ऐसे में अब इन खुलासों के बाद हर तरफ शशि थरूर की थू-थू हो रही है। साथ ही ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि कांग्रेस नेता शशि थरूर, जो कि उस वक्त सत्ता में भी थे, क्यों उन्होंने अपनी पत्नी की आवाज को दबाया। और इन सभी बातों के बाद जब लीला पैलेस में थरूर की पत्नी की संदिग्ध हालातों में जो मौत हुई, जो आज तक रहस्यमयी है, उसे लेकर फिर एक बार शशि थरूर को घेरा जाने लगा है। क्योंकि देखा जाए तो सुनंदा पुष्कर थरूर की पत्नी थी, तब उनकी आवाज को दबाया गया। तो विवेक अग्निहोत्री तो केवल फिल्म के निर्माता ही हैं, उन पर तो शशि थरूर अपनी राजनीति कर ही सकते हैं। अब विवेक अग्निहोत्री ने शशि थरूर की क्लास ली और हिजाब की हिमायती बनने वाली मलाला की पोल खोल गई। पाकिस्तान की सोशल एक्टिविस्ट और खुद को मुस्लिम महिलाओं की मसीहा बताने वाली मलाला यूसुफजई का दोगला चेहरा फिर दुनिया के सामने आ गया है। अफगानिस्तान में इस्लाम का हवाला देकर मुस्लिम महिलाओं को शरिया कानून की बेड़ियों से बांधा जा रहा है। उन्हें दबाए जाने के लिए ऐसे ऐसे फरमान जारी किए जा रहे हैं जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। अब वहां हिजाब को अनिवार्य कर दिया गया है, जिसे लेकर अपने ही भाइयों से गोली खाई मलाला यूसुफजई ने विरोध किया है। मलाला ने वैश्विक नेताओं से आग्रह किया कि वो अफगानिस्तान महिलाओं की मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए तालिबान को जवाबदेह ठहराएं। मलाला ने अफगानिस्तान में तालिबान की ओर से महिलाओं को अनिवार्य रूप से हिजाब पहनने का फरमान जारी करने पर चिंता जताई है और कहा है कि तालिबान के इस फरमान से अफगानिस्तान की महिलाओं और लड़कियों के मन में डर बैठ गया है। दिलचस्प बात तो यह है कि जो मलाला आज अफगानिस्तान में हिजाब का विरोध कर रही है, वही मलाला भारत में हिजाब पर मचे बवाल के बीच उसकी हिमायती बनी घूम रही थी। ये पाखंडी एक्टिविस्ट तब हिजाब को स्कूल में बैन किए जाने को मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन बता रही थी और अब अफगानिस्तान में इसका विरोध जता रही है। इनसे जरा कोई ये पूछिए कि अफगानिस्तान और भारत की मुस्लिम महिलाएं क्या अलग हैं? भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने के लिए यही मलाला यहां रह रही मुस्लिम महिलाओं की बलि चढ़ाने पर आ गई थी। जब मुस्लिम महिलाओं को कट्टरपंथियों की बेड़ियों से आजाद कराए जाने की कोशिश की जा रही थी, तब ये पैसे लेकर ट्वीट कर मामले को हवा दे रही थी। क्योंकि सच तो ये है कि मलाला जैसे लोग केवल अपना प्रोपेगेंडा चलाने तक से मतलब रखते हैं और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। यहाँ मलाला का दोगला चेहरा दुनिया के सामने आया, वहां पड़ोसी देश श्रीलंका में लोगों के घरों को फूंकने जैसे हालात बन गए। श्रीलंका में आसमान छूती महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चलने वाले देश श्रीलंका के हालात इतने बुरे हो गए हैं कि पहले अप्रैल महीने में वहां आपातकाल की घोषणा की गई, उसके बाद फिर एक बार हाल ही में आपातकाल लगाया गया है। हालात इतने खराब हुए हैं कि लोगों ने राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी है, लेकिन सरकार के खिलाफ उठ रही आवाज धीरे धीरे हिंसा में तब्दील होती चली गई, जिसके बाद अब जनता के हिंसक विरोध प्रदर्शन से हालात बेकाबू हो गए हैं। खुलेआम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, नेताओं के घर भी फूंके जा रहे हैं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि विवादों में चल रहे प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के इस्तीफे देने के बाद भी प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने राजपक्षे के पैतृक घर में आग लगा दी। यही नहीं, भारी हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक राजपक्षे की पार्टी के सांसद भी हैं। राजपक्षे के सांसद ने जब भीड़ को अपनी तरफ बढ़ते देखा तो इतना डर गए कि उसने खुद अपनी रिवॉल्वर निकाली और खुद को गोली मार ली।
श्रीलंका के बेहद खराब हालातों को देखते हुए अब गृह युद्ध की आशंका बढ़ती चली जा रही है। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। महिंदा राजपक्षे के खिलाफ भड़के हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय में घुसने की कोशिश की और वहां गोलियां भी चलाई। इन हालातों पर काबू पाने के लिए तो देश के कर्फ्यू को लगाया गया, लेकिन प्रदर्शनकारी कर्फ्यू लगे होने के बाद भी देश भर में राजपक्षे के समर्थकों के घरों और संपत्तियों पर हमले कर रहे हैं। आलम यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे का अपने परिवार के साथ नौसैनिक अड्डे पर शरण लेने वाले हालात वहां पैदा हो गए। इतना ही नहीं, जब यह खबर सामने आई तो लोगों ने नौसैनिक अड्डों के बाहर भी विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। ऐसे में सबसे अहम बात तो यह है कि श्रीलंका को दहलता देख चीन के मुंह से एक शब्द अब तक नहीं निकला है। चीन की लगाई चिंगारी अब आग में तब्दील हो गई है। इसके अलावा श्रीलंका की कमान पूरी तरह से परिवारवादियों के हाथ में थी, जिसका मतलब है कि पूरे देश पर सिर्फ राजपक्षे परिवार का ही राज चल रहा था। देश को चलाने की आड़ में यह परिवार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त रहा। यही कारण था कि वहां फॉरेन रिजर्व नाम की भी कोई चीज नहीं थी। इसके अलावा चीन के साथ डील से यह देश पूरी तरह बर्बाद होता चला गया। फिर पर्यटन से श्रीलंका की सबसे ज्यादा कमाई भी होती थी, लेकिन कोविड के बाद वो भी पूरी तरह से ठप पड़ गया। फ्री की स्कीमें दे देकर श्रीलंका की सरकार ने वहां की जनता को बेवकूफ बनाया और जब देश चलाने के लिए खजाना खत्म हो गया तो श्रीलंका की सरकार ने अपने हाथ खड़े कर लिए। हालात ऐसे हो गए कि लोगों के घरों से यहां तक कि उनके 5 स्टार होटलों में भी बिजली गायब हो गई। लोगों के पास न खाने को दाना था न पीने को पानी। ऐसे में गुस्साए लोगों ने इसे लेकर अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया, जिससे अब वहां गृह युद्ध के हालात बनते जा रहे हैं। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज इतना ही। कल फिर कौन किसके चक्रव्यूह में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।